नमस्कार, मैं हूं निशांक शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश इंडिया। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर हम आपको एक ऐसी बेबाक शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने अपनी बेबाकी का परिचय देश की सरहदों पर भी दिया है और उतनी ही बेबाकी से वो दमखम रखते हैं उस सच की आवाज़ को बुलंद करने का जिसका हक हमारे संविधान ने हमें दिया है। इस तरह की छाती ठोक के भारत माता की जय कहने से देश का भला नहीं होने वाला है। शहादत उन्होंने दी है, खून उनका बहा है। उनके खून से अगर कोई भी आदमी मत पेटियों के मत पालना शुरू करेगा या उनके खून को खाद पानी की तरह इस्तेमाल करेगा तो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो मैं तो इसके सरासर खिलाफ हूं कि फौजी मामलात का राजनीतिकरण या वोट की राजनीति के लिए खासतौर पर राजनीतिकरण बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके पास एक बहुत बड़ा मौका था, ऐतिहासिक मौका था। 30 साल में पहली बार पूर्ण बहुमत की 2014 में सरकार थी, ऐतिहासिक मौका था। ऐसा बहुत योग्य प्रधानमंत्रियों को नहीं मिला। तो आप एक पड़ोसी देश को, जो छोटा देश है, आप ही से बना है, उसके कोई बहुत भारी देश नहीं है, उसको अपना कॉम्पिटिटर बना करके सुबह शाम उसके साथ तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उस देश का तो जब एक महिला प्रधानमंत्री ने मन बना लिया था तो 2 टुकड़े कर दिए थे। आइए बात करते हैं मेजर हिमांशु सिंह से और जानते हैं कि जीवन उनका जो समर्पित है समाज के लिए, किस तरीके से उसका जीवन यापन वो आज कर रहे हैं। खेती की हमारी पृष्ठभूमि है, गांव देहात की, और जो भी गांव देहात का आदमी है स्वाभाविक तौर पे हिंदुस्तान में 2-3 चीजें पाई जाता है। एक खेती पा जाता है, एक छाती नपवा के फौज में जाने की प्रवृत्ति पा जाता है, और तीसरा प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव की आसक्ति, जिसे मैं कहता हूँ आजकल जो है राजनीति चरस की तरह, तो वो भी एक सामाजिकता के पृष्ठभूमि से गांव के देहात के आदमी में हिंदुस्तान में कम से कम है, कुटीर उद्योग की तरह। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो हमें सामान्यता मिलती हैं। पढ़ाई लिखाई चूंकि हमारी फौजी पृष्ठभूमि के स्कूल से हुई, केंद्र विद्यालय में रहे, पूर्व में मेरठ में रहा प्राइमरीज तक, और उसके बाद लखनऊ रहे, फौजी स्कूलों की पृष्ठभूमि में रहे, तो फौज एक स्वाभाविक हमारे आसपास थी। दादाजी हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर वेटरन थे, जिन्होंने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, हिटलर और ये तमाम चीज़ें, तो मुसोलिनी, इनके किस्से हमें बचपन से ही सुनने को मिलते थे। उनकी आसक्ति भी थी यूनिफॉर्म के प्रति, तो जल्दी वो चले गए। तब तो मैं फ़ौज में नहीं था, पर मेरे ख्याल से मेरे फ़ौज में जाने से उनकी भी आत्मा को शांति हुई होगी। माताजी को हमारे सफ़ेद कोट का बड़ा शौक़ था, डॉक्टर का, और जैसा भाई उस ज़माने में बच्चियों को विशेष तौर पे माताजी के ज़माने में उतना तरीके का अपने पसंद के पेशों में जाने का सुविधा नहीं मिलती थी, मौका नहीं मिलता था, परिवार का सहयोग नहीं मिलता था, तो कहीं उनके मन में ये इच्छा रही डॉक्टर की, तो उन्होंने जबरन अपने दोनों बच्चों को ही डॉक्टर बना दिया, दोनों बेटों को, तो हम भी डॉक्टर बने। उनकी इच्छा की भी शांति रही। डॉक्टरी अपने आप में एक नेक पेशा है, लेकिन संभवतः शायद जिस तरीके की ललक, जिस तरीके का पैशन किसी प्रोफेशन में होना चाहिए, मेरा सम्मान है डॉक्टरी के प्रति, संभवतः मुझ में नहीं था। पढ़ने लिखने में अच्छे छात्र थे, सेलेक्ट हो गए, पीएमटी वीएमटी क्वालिफाई कर लिया, 2-4 जगह सिलेक्शन हो गया, तो एमबीबीएस किया। फौज जाने का मैंने कहा ही, दादाजी की भी इच्छा थी, हमारी भी पृष्ठभूमि थी, तो फौज भी गए। और जैसा मैंने तीसरी बात कही, मैं ये कहूँ कि नहीं, मुझे कहीं कोई बड़ा, जैसा ये फैशनेबल है, लोग कहते हैं कि बड़ा धक्का लगा और कहीं से पता नहीं कहाँ से चैतन्य हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आसपास था, नेतागिरी भी आसपास थी, सामाजिकता भी आसपास थी, चुनाव राजनीति भी आसपास थी, और फौज भी आसपास थी, खेती के सरोकार भी आसपास थे, और हमारे यहाँ खेती होती ही है। इस दौर में आपने एक अच्छे पोते से लेकर एक अच्छे बेटे तक का अपना फ़र्ज़ निभाया, तो अब एक अच्छा नागरिक जिसकी एक जिम्मेदारी आमतौर पर समाज में लोग नहीं निभा पाते हैं, तो उस जिम्मेदारी को आप कैसे निभा रहे हैं? अब वो तो आप आकलन करेंगे, मैं कैसे कह सकता हूँ कि हम अच्छी निभा रहे हैं, ख़राब निभा रहे हैं। हो सकता है बहुत ख़राब निभा रहे हों। था कि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, मैं उससे पढ़ाई लिखाई डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि वो लोग राजनीति में नहीं जाएंगे, चुनावी व्यवस्था में नहीं जाएंगे, तो या तो आप कोई अधिनायकवादी व्यवस्था के, तानाशाही के, मिलिट्री रूल के पक्षधर हैं, तानाशाहों के पक्षधर हैं। लेकिन यदि आप प्रजातांत्रिक उसमें आस्था रखते हैं और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को चाहते हैं, तो चुनाव को खारिज नहीं किया जा सकता, चुनावी प्रजातंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता।
अब आप सशस्त्र क्रांति की बात करने लगे कोई उस तरीके के लोगों की तो अलग बात है, लेकिन एक आम नागरिक के लिए चुनाव महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मैं तो वो एक श्रद्धा भाव रखता हूँ। तो जिस भी रूप में जनता के पास विकल्प होने चाहिए, मेरा ये मानना है, जनता विकल्पहीनता की स्थिति में नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, कोई हर व्यक्ति चुनाव ही लड़े या हर आदमी जाके कारगिल के युद्ध में खड़ा हो जाए, सियाचिन की पहाड़ियों पर खड़ा हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। कोई भी नागरिक किसी भी रूप में, यदि कोई सामान्य शिक्षक अपने बच्चों को ही अच्छे से पढ़ाता है, ईमानदारी से मेहनत से करता है, तो वो बहुत बड़ी समाज की सेवा करता है। कोई मजदूर अगर ईमानदारी से अपनी मजदूरी करता है, बहुत बड़ी सेवा करता है। व्यापारी अगर ईमानदार से व्यापार करता है, बहुत बड़ी सेवा करता है। उसकी सेवा कोई किसी से कमतर नहीं है। तो यहाँ ना तो कोई तुलना की जा सकती है कि मुझे कारगिल में रहने का मौका मिला या सियाचिन में सेवा देने का मौका मिला तो हमारा कोई बहुत ही बड़ा गौरव। ठीक है, गौरव जुड़ा है उन चीज़ों के साथ, लेकिन इसलिए हमारा दूसरों से बड़ा योगदान हो जाए, या हमने कोई चुनाव लड़ लिया इसलिए हम कोई भारी समाज सेवी हो जाए, या हमने कोई और इस तरीके की कार्रवाई कर दी तो ही हम देश की समाज की सेवा कर सकते हैं, ऐसी किसी परिभाषा से मैं सहमत नहीं हूँ। सामान्य नागरिक भी सामान्य तरीके से अपने काम को जिम्मेदारी से, ईमानदारी से करके भी समाज और देश की सेवा कर सकता है। अगर हम सेना के करियर की आपकी बात करें तो जब आप सेना के अंदर गए तो किस तरह के अनुभव आपके वहाँ के रहे और कैसी कैसी दुर्गम और विषम परिस्थितियों में आपने देश को अपनी सेवाएं दी? देखिए, जैसे मैंने कहा, फौज मेरे आसपास हमेशा थी। स्कूल की पृष्ठभूमि में बाबा जी हर परिवार से थे। हमारे ताऊजी भी 71 में, तो पारिवारिक वृहद कुटुंब में कहें, शहादत भी हुई। तो हर पीढ़ी में हमारे कहीं ना कहीं फौज में था। तो फौज हमारे लिए कोई अजूबी चीज़ नहीं थी, हमारे लिए सहज प्राकृतिक चीज़ थी एक, और हमारा सहज आकर्षण भी था और एक श्रद्धा सम्मान भी था। तो मेरा ये मान्यता थी कि भाई फौज जाना है। दादाजी की आत्मा की शांति की बात भी अपनी जगह सही है, पर मेरा भी निजी मानना है कि फौज में जाना चाहिए नागरिकों को। एक अद्भुत किस्म की संस्था है जिसमें अनुशासन, टीम वर्क, बहुत सारे गुण आपको सीखने को मिलते हैं। फौज आपको बहुत कुछ सिखाती है कि फौज ऐसी संस्था है, दुनिया भर में जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ये संस्था है किसी न किसी रूप में। तो ये इतनी परफेक्ट हुई है, ओवर एजेस परफेक्ट हुई है। तो इसके पास सिखाने को बड़ी समृद्ध संस्था है, इस पे सिखाने को बहुत है। तो मुझे निजी तौर पे बहुत सीखने को मिला। और मेरा एक और भी सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, क्योंकि मेरा था कि न्यूनतम कोई पीरियड होता तो मैं करता, तो न्यूनतम ऑफिसर्स का और डॉक्टरों का, क्योंकि मैं तो एएमसी में था, एएमसी में गया, डॉक्टर था, एमबीबीएस किया हुआ था, मेडिकल कॉलेज हालांकि बाहर से किया, फिर फौज ज्वाइन किया। तो हमें न्यूनतम 5 वर्ष का था जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था। अब वहाँ पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, उस वजह से मेरा खत्म होने वाला था 5 वर्ष का कार्यकाल, तो वो थोड़ा एक्सटेंड भी हो गया। मैं ये कहूँगा कि मेरा सौभाग्य ये था कि वो जो 5-6 वर्ष का कार्यकाल है मेरा फौज में, वो ऐसा कार्यकाल है, बल्कि एक कमांडर ने कहा भी, उन्होंने एक बार मिले तो उन्होंने कहा, डॉक्टर यू सीम्स टू हैव एफिनिटी फॉर हॉट स्पॉट्स। तो उड़ी में थे, उड़ी में पोस्टेड थे, तो उड़ी में बड़ा भारी बमबारी हो रही थी। उसके बाद उसी दौरान में कारगिल हुआ, तो कारगिल में भी सेवाएं देने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। और वहीं से सियाचिन का मेरा टेन्योर आ गया। तो उड़ी, सियाचिन, कारगिल, तो इस तरीके का जो एक कैप्सूल कोर्स जिसे आप कह सकते हैं, तो मेरा तो कैप्सूल कोर्स था, पर मेरे हार्डेस्ट फील्ड, और वहाँ से आए, नीचे उतर के आए, पीस का टेन्योर होना था, तो कहीं नेपाल परिवार पे हमला हो गया, तो कहीं वहाँ के बॉर्डर पे खड़े रहे। उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक होने के बाद हम लोग राजस्थान बॉर्डर पे पड़े रहे। तो -50 टू +50 का फ्रीजर टू फ्राइंग पैन का जो एक्सपीरियंस है मेरा, मैं इसे बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। और ये मेरे लिए गर्व का अनुभव है कि ऐसा टेन्योर करना और ईश्वर की कृपा से एक पीस में सुरक्षित होना। 1-2 हड्डी तोड़वाना अलग बात है जो जुड़ गई बाद में, उतने भर के जोखिम के साथ सौभाग्य से आना और ऐसे अनुभव को करना। 25 साल में 71 के बाद युद्ध हुआ, 99 में सीमित युद्ध था हालांकि कारगिल का, लेकिन उसका भाग होना, देखिए, ये एक अपने आप में आपको संतुष्टि भी देता है और ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो आप दुर्गम जिसकी बात कर रहे हैं, विषम परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, दुर्गमता विषमता अपनी जगह है। When going gets hard, the heart gets going. When going gets hard, the heart gets going. तो ये फौज की कहावत है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो ये फौज की खूबसूरती है। और जब वो दौर, जब आपको रगड़ा लगता है, वो खत्म हो जाता है, तो उसको याद करके बड़ा मजा आता है। सामान्य जीवन में भी जो रगड़े के दिन होते हैं वो यादगार होते हैं, जो सामान्य दिन होते हैं वो यादगार नहीं होते हैं। तो फौज एक यादगार है जिसका मुझे बहुत गर्व भी है। जैसे अगर एक जिम्मेदारी की बात करें तो फौज, सेना, हमारे जो सैनिक हैं बॉर्डर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो क्या देश की जो वर्तमान की राजनीति है और जिस तरीके से जिस दिशा में वो बढ़ रही है, क्या उसमें भी ऐसी ही जिम्मेदारी की ज़रूरत मानते हैं?
देखिए, मैंने जो कहा जिम्मेदारी तो हर जगह आवश्यक है। एक मजदूर भी है, अगर एक सफाई कर्मचारी भी है, यदि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं करेगा तो उसके जो दुष्परिणाम आ सकते हैं संभावित, वो उसकी गैर जिम्मेदारी, छोटी गैर जिम्मेदारी के बड़े दुष्परिणाम आ सकते हैं। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो उच्च पदों पर बैठे हैं। जो उच्च पदों पर बैठे लोग मैं कहूँगा सत्य नहीं बोलते हैं या सही नहीं बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा झूठ बोलते हैं, तो क्या होता है कि झूठ मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं और लोगों का, उनकी जो प्राण वायु है, उनके वचन जो होते हैं, उनके जो शब्द होते हैं, वो मायने खो देते हैं। तो एक तो पक्ष ये हुआ, चाहे किसी भी पक्ष का कोई भी आदमी हो, यदि वो व्यक्ति इसका दोषी है तो वो बड़ा नुकसान कर रहा है समाज का, देश का। दूसरा पक्ष उससे संबंधित है कि फौज अपने आप में खूबसूरत संस्था है जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है। वहाँ यदि इस तरीके के हस्तक्षेप देखे जाते हैं कि चुनावी राजनीति में फौज का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और हमारे पास ही में हमारे साथ आज़ाद हुआ देश है पाकिस्तान, देखिए वहाँ डेमोक्रेसी आज तक नहीं पनप पा रही है, एक जिम्मेदार डेमोक्रेसी नहीं पनप पा रही। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी फौज डिसिप्लिन्ड है, हमारी फौज कहना चाहिए रेस्ट्रेंट वाली है, हमारी फौज इस तरीके की उलझुल चीज़ों में हस्तक्षेप भी नहीं रखती है, रुचि भी नहीं रखती है। और यहाँ नेताओं को भी, पार्टियों को भी, सरकारों को भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रखनी चाहिए कि अनावश्यक हस्तक्षेप फौजी मामलात में न करें, और फौजी मामलात का अनावश्यक जो चर्चा होती है आम जनता में, उससे बचा जाना चाहिए, क्योंकि फौजी मामलात की बहुत कम जानकारी आम जनता को होती है और दुर्भाग्य से नेताओं को भी थोड़ी सीमित ही जानकारी होती है। तो नेताओं को जनता में इस तरीके की चर्चाओं से फौजी संबंधी, सामरिक मुद्दों के संबंधी, डिफेंस संबंधी, सुरक्षा संबंधी मुद्दों को इस तरीके से, हल्के तरीके से चर्चाओं का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए और हल्के हस्तक्षेप फौज में नहीं होने चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्यशाली हो। जैसे पुलवामा का अटैक हुआ, उसमें हमने अपने जवानों की शहादत दी, तो उसमें उस मुद्दे का कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने अपने फ़ायदे के लिए एक इस्तेमाल करने की कोशिश की। लोगों में भी यही एक मैसेज गया कि भाई कहीं ना कहीं जो जवानों की शहादत है उसका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए कर रही हैं। तो आप इस मुद्दे पे क्या समझते हैं? नहीं, मैं तो इस बात पे स्पष्ट हूँ। यदि कोई दल या कोई सरकार या कोई व्यक्ति, मरने वाले फौजी थे, अर्धसैनिक बलों के या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग थे, शहादत उन्होंने दी है, खून उनका बहा है, उनके खून से अगर कोई भी आदमी मत पेटियों के मत पालना शुरू करेगा या उनके खून को खाद पानी की तरह इस्तेमाल करेगा, तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पाकिस्तान का हमारे सामने नज़ीर है कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है वो पनप नहीं पाया, प्रजातंत्र इन्हीं कारणों से नहीं पनप पाया कि हस्तक्षेप रहा। तो मैं तो इसके सरासर खिलाफ हूँ कि फौजी मामलात का राजनीतिकरण या वोट की राजनीति के लिए खास तौर पर राजनीतिकरण बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा पक्ष, मेरी तो सीधी सी के पक्ष विपक्ष की राजनीति में पड़े बगैर मेरी बहुत सीधी सी बात है। ये तो एक तथ्य है कि 44-40 आदमियों का वहाँ शहादत हो गई पुलवामा में। सवाल जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जांच में दोषी कौन निकला, कैसे निकला और उस पर क्या कार्रवाई हुई। इस तरह की छाती ठोक के भारत माता की जय कहने से देश का भला नहीं होने वाला है। हमें जिम्मेदार नागरिक की तरह, जिम्मेदार सरकारों की तरह, जिम्मेदार पार्टियों की तरह, जिम्मेदार व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिज्ञों की तरह व्यवहार करना होगा। अगर यदि हम नहीं कर रहे हैं तो उन लोगों ने जिन्होंने देश के लिए जान दी है, सर्वोच्च बलिदान दिया है, हम उनकी शहादत को अपमानित कर रहे हैं और उसे हम बाजारू चीज़ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे जो सुरक्षा संबंधी हमारी फोर्सेस हैं, सैन्य बल हैं, उनमें कोई खुशी नहीं होती है, नाराजगी होती है। इस बात को नेताओं को, पार्टियों को, सरकारों को साफ तौर पे समझना चाहिए। सीडीएस की तैनाती हुई, विपिन रावत सीडीएस बन गए, तो उनके आने के बाद क्या आप समझते हैं कि जो एक सेना की गतिविधियां हैं, जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है, मॉनिटरिंग है, क्या उसमें कोई सुधार हुआ? कितनी उसका आप एफिशिएंसी देख रहे हैं आज के समय में? एक कार्यकाल बाद, 2 कार्यकाल बाद हमारे सामने स्थिति स्पष्ट होगी। हम 2 कदम आगे बढ़े हैं या 4 कदम पीछे हटे हैं। तो अभी तो मैं कहता हूं कि प्रीमेच्योर होगा इस पे कुछ कहना। ये डिबेटेबल है, दोनों तरफ के लोग पैरोकार हैं। कुछ का कहना है कि ये अनावश्यक है, बिल्कुल
है ना, सिर्फ एक पोस्ट क्रिएट करके और अनावश्यक बवाल किया जा रहा है। कुछ का कहना है कि भाई ये आवश्यक है, तो ये अभी विवाद का विषय है, जैसे अभी मूल्यांकन एकदम करना संभव नहीं है। और जब से मोदी सरकार आई, उन्होंने नरेंद्र मोदी कभी सेना के साथ में दीपावली मना रहे हैं, कभी होली मना रहे हैं, कभी त्योहारों को अपने तरीके से उनके साथ वो साझा कर रहे हैं, उनकी खुशियां बांट रहे हैं। तो इस पूरे एक जो उनके द्वारा एक कदम उठाया गया, जो रणनीति उनके द्वारा ये बनाई गई, तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कोई राष्ट्राध्यक्ष या हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी देश की अपने सैनिकों के साथ साझा करे दुख सुख, इसमें तो किसी को ना आपत्ति है, ना मुझे कोई बुराई दिखाई देती है। लेकिन यदि उसका कोई राजनीतिक इस्तेमाल करा जाता है और उस तरीके से पेश किया जाता है तो वो जरूर गलत है। और तीसरा उसमें कि भाई जो वर्दी है उसको पहनने वाला व्यक्ति, यहाँ मेरी थोड़ी एक आपत्ति जरूर है कि जो वर्दी पहनता है व्यक्ति वो अर्न करता है उस वर्दी को। हर व्यक्ति उस तरीके से वर्दी नहीं पहन सकता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इसमें थोड़ा सा वो ठीक है, एक फैशन स्टेटमेंट की तरह नहीं है, उस वर्दी के साथ कुछ और भी सम्मान और लोगों के जज्बात जुड़े हैं, तो उसे ट्रिविलाइज करना मैं कहूँगा कि वो ट्रिविलाइज ना किया जाए उस मसले को, है ना जी। तो ये मेरा एक उसमें मेरी कोई वो नहीं है कि ठीक है, यदि वो जा रहे हैं सुख दुख ढांचा कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन इसमें तो भाग आ गया, सिर्फ एक विषय जो आ गया वो आ गया भावनात्मक का। अब और भी अच्छा लगता अगर माननीय प्रधानमंत्री जी या सरकार या किसी भी पार्टी की सरकार जो फौजियों के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, सशस्त्र बलों के जो बुनियादी मामले हैं, उनके वेलफेयर के मामले हैं, उनके सर्विसेज मैटर्स हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, हथियारों के मामले हैं, अगर उन्हें समाधान करती। क्योंकि इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं कि भाई, और देख ही रहे हैं हम लोग, उनके खान पान में दिक्कतें आना, उनकी सुविधाओं में दिक्कतें आना, उनके गोला बारूद प्रिपेयर्डनेस में दिक्कतें आना, उनकी तैयारियों में दिक्कतें आना। अगर इन मूलभूत डिफेंस की तैयारियों का और उनकी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो पा रही है और सिर्फ एक भावनात्मक गुब्बारा फुलाया जाएगा, तो वो भी बहुत मेरे ख्याल से किसी ना तो समस्या का समाधान करेगा, बल्कि हो सकता है नाराजगी पैदा करे। तो पार्टियां तो ये कहती हैं कि उनका मनोबल बढ़ रहा है और सेना जो कभी अपने नेताओं को देख नहीं पाती थी, वो विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि भाई आपके पास तो कभी समय ही नहीं था, और वो इस चीज़ को एक उपलब्धि बताते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। ये भी एक जुमला सा देश में चल रहा है कि ये भी पहली बार, वो भी पहली बार। कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने उनके जीवन में पहली बार हो रहा होता है। इंदिरा जी देखिए डोकलाम वोकलाम होके आई, इंदिरा जी वहाँ हुई। मनमोहन सिंह जी भी सियाचिन के वो होकर के आए थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने तो अफसरों को भी लाद दिया था, पहुँचा दिया था वहाँ, है ना। नेहरू जी का भी बड़ा भारी वो रहा है। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि ये पहली बार हो रहा है, एक जुमला बन गया है। ठीक है, पार्टियों को शौक होता है ऐसी बातें कहने का, नेतागिरी की ऐसी बातें कहने से लोगों में, उनके कार्यकर्ताओं में, जनता में मनोबल बढ़ता है, उनके वोट बढ़ते हैं या जो भी होता है, और मुझे उसमें भी आपत्ति नहीं है यदि जनता का मनोबल इन बातों से बढ़ता है कि उनका नेतृत्व वहाँ जाता है, क्योंकि यही इसलिए जाते हैं जैसे जनता में मनोबल बढ़े। लेकिन तथ्यात्मक तौर पे ये बात सही नहीं है। अगर आप कहें कि पहली बार हो रहा है तो तथ्यात्मक तौर पे नहीं है। इंदिरा जी तो महिला थी और वहाँ तक हो आई थी, और इस देश के पराक्रम को इतना कम ना किए आप। इस देश के पराक्रम का ये एक नज़ीर भर कह रहा हूँ कि जिसको आप एक पड़ोसी देश को, जो छोटा देश है, आप ही से बना है, उसके कोई बहुत भारी देश नहीं है, उसको अपना कॉम्पिटिटर बना करके सुबह शाम उसके साथ तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उस देश का तो जब एक महिला प्रधानमंत्री ने मन बना लिया था तो 2 टुकड़े कर दिए थे उस महिला प्रधानमंत्री ने, इंदिरा जी ने। तो हमारी फौजें किसी पार्टी के आ जाने से उसमें बल आ जाता हो या किसी पार्टी के चले जाने से बल चला जाता हो, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत प्रोफेशनल ट्रेंड आर्मी है, प्रोफेशनल एंड ट्रेंड आर्मी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कौन प्रधानमंत्री है कौन नहीं है। हाँ, यदि जो है सरकारें कुछ सकारात्मक मूलभूत मुद्दों पे ठोस कुछ पहल करेंगी या उस तरीके की निर्णायक क्षमता दिखाएंगी जैसे इंदिरा जी ने दिखाई थी, तो भाई 2 भाग हो गए थे उसके पाकिस्तान के, तो जरूर राजनीतिक नेतृत्व की प्रबल इच्छा शक्ति के परिलक्षित होने की स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण ठोस चीज होती है।
लेकिन भावनात्मक तौर पे फील गुड फैक्टर बुरा नहीं है अपने आप में, वो भी होना चाहिए, फील गुड भी होना चाहिए, लेकिन मूलभूत मुद्दों को नज़रअंदाज करके सिर्फ फुल गुड पे रहोगे तो ये गुब्बारा फट जाएगा। तो जगे हुए को थोड़ी जगाया जाता, सोते हुए को जगाया जाता, किसी को ना पता हो। हमें ये गलतफहमी नहीं है कि जो हमें बड़ा भारी ज्ञान मिल गया है ये इन्हें नहीं है, हमसे ज़्यादा उनके पास लोग हैं। बात नीयत की है, बात इस बात की है कि हम स्वतंत्र हैं नहीं। ये देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, स्वतंत्र नहीं है। नीति तो आपकी कहीं और तय हो रही है, नीति तो आपकी कहीं और तय हो रही है, चाहे वो आपकी वैक्सीनेशन की हो कि किसको लगेगा क्या होगा नहीं होगा, चाहे आपकी अर्थनीति हो। आप कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए भाई, विनिवेश नहीं होना चाहिए, हो रहा है ना। आप कह रहे थे प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाह रहा था, ऑपोजिशन में थे, हो रहा है ना। आप कह रहे थे रिटेल में नहीं होना चाहिए इनका FDI, आ रहा है ना। आप कह रहे थे नहीं नहीं देश का नहीं बिकने दूंगा, आपने सब बेच दिया है ना। तो क्या आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं? आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मालिक नहीं हैं, आप मोहरे हैं। माफी चाहूंगा ये कहने के लिए, आप मालिक नहीं हैं, आप मोहरे हैं। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप एक व्यवस्था के मोहरे हैं जिसमें आपको जो कहा जाता है उसमें बहुत जगह नहीं है। और ये दुर्भाग्य इस देश का है, ऐसा नहीं मैं किसी पार्टी या व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूर्व में भी तो सरकारों ने ये काम किया। पर हाँ, उन्होंने इस कदर झुक के लेट के नहीं किया जैसा ये तो बिल्कुल ही लेट गए हैं। और इन्होंने तो पूर्व में जो इन्हीं के अपने वायदे थे भारत सरकार से, उसके बिल्कुल ही विपरीत आचरण के दोषी हैं। तो जब अपनी ही बात की आन आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप किस बात की आन रखेंगे भाई? आप सभी तो बेच रहे हैं, आप LIC सब बेच रहे हैं, आप रेलवे एयरपोर्ट सभी बेच रहे हैं आप। तो बड़ा आदमी कौन होता है? जो घर में खेत खलिहान बनाता है, कोठी वगैरह बनाता है, मकान दुकान बनाता है, वो बड़ा होता है? जो देश के खेत खलिहान मकान दुकान घर का जेवर जवरात FD तोड़वा के बेच देता है, वो बड़ा आदमी होता है। उपलब्धि किसकी बड़ी होती है? तो नेहरू को सिर्फ ये कह देने से तो नहीं होता है, गलती सब में रही होंगी, नेहरू जी में भी नहीं रही होंगी, लेकिन नेहरू जी का जो बड़ा व्यापक योगदान है इस देश में, उसको नज़रअंदाज करके एक आध किसी इधर उधर की गलती को करके दुष्प्रचार फैला करके आपका कद तो बड़ा नहीं होगा। तो आप बड़ी लकीर खींचिए ना। तो उस दृष्टि से पर्यावरणीय जो है, ऐसा हुआ है कि मैक्सिमम में कोका कोला का जो CEO था वो प्रेसिडेंट बन गया। कैसे बन गया? पूंजी ही के बल पे बन गया ना। तो ये चीज़ें पहले ऐसा लगता था कि उन देशों में हो सकती है, दे आर बनाना रिपब्लिक, छोटे देश हैं, पूंजी के साथ करा जा सकता, लेकिन अपने देश में भी तो ये पूंजी प्रभावित कर रही है। अपने देश में भी तो पूंजी का ऐसा बड़ा प्रभाव दिख रहा है। जो आवारा पूंजी है, अंतर्राष्ट्रीय आवारा पूंजी, जिसकी कोई राष्ट्रीयता नहीं है, जिसकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, जिसकी कोई निष्ठा नहीं है, उसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ मुनाफा है। वो जो आवारा पूंजी है वो हिंदुस्तान जैसे बड़े देश को भी प्रभावित कर रही है, उनकी नीतियों को प्रभावित कर रही है, और उसके बड़े पदों पे बैठे मंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को भी मजबूर कर रही है। कोई तो वजह होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आप ही ने कहा था ना कि नहीं होने दूंगा, फिर कैसे हो गया? तो वो जो एक बड़ा फेमस सा शेर है ना कि भाई मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो हमारा सवाल तो ये है कि रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कारवा क्यों लुटा? कारवा क्यों लुटा? तो रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास एक बहुत बड़ा अवसर था। ये मैं राजनीतिक दलों से, नेतागिरी से अलग एक बात कह रहा हूँ। जनता ने सही गलत जिस वजह से, धक्के से, धोखे से, गलतफहमी से, या इनके पुरुषार्थ को समझते हुए, देखते हुए इनको वोट दिया था। इनके पास एक बहुत बड़ा मौका था, ऐतिहासिक मौका था। 30 साल में पहली बार पूर्ण बहुमत की 2014 में सरकार थी, ऐतिहासिक मौका था। ऐसा बहुत योग्य प्रधानमंत्रियों को नहीं मिला। चंद्रशेखर जी, क्या नाम इनका, नरसिंह राव जी, इस तरीके के प्रधानमंत्री इस देश को उस समय थे जिन्होंने एक नई दिशा देने की कोशिश की। सही गलत विवादित बातें हो सकती हैं, उस पर विवाद, उनको भी इतनी सुविधा नहीं मिली जैसी वर्तमान प्रधानमंत्री को। देखिए, सतत जागरूकता ही आज़ादी की कीमत है। आपके बुजुर्गों ने इस आज़ादी की लौ को बनाए भी रखा, बचाए भी रखा, और सतत जागरूकता ही आज़ादी की कीमत है। जागरूक नागरिक बनिए, और आपकी जागरूकता ही इस देश की आज़ादी की जमानत होगी। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।